रोज दोपहर 3:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। दक्षिण में मोदी ने हुंकारते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिस बीएस येदियुरप्पा की सरकार करप्शन के आरोपों की वजह से गिरी थी, उन्हीं को बगल में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के करप्शन पर जमकर हमला बोला। मोदी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल को जमकर आड़े हाथों लिया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत से आखिर तक सोनिया और राहुल पर जमकर तीखे वार किए। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दावणगेरे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने अपने भाषण में शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के करप्शन की बात की। मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल पर भी टिप्पणी की और कहा कि 2 दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव कर्नाटक आए थे, लेकिन किसी के पास भी आंध्र प्रदेश जाने की फुर्सत नहीं थी। फूल झोंकना का काम कांग्रेस करती थी, अब मिर्ची झोंकने का काम भी कांग्रेस कर रही है। देश की आंखों में मिर्ची डालने का काम और पार्लियामेंट से उन्होंने शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी को इसकी रत्ती भर पीड़ा नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की आंखों में मिर्ची फेंकने का काम हो जाए और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दांवपेच में डूबी रहे, इससे ज्यादा असंवेदनशील कोई हो नहीं सकता है। भाइयों, ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को रत्ती भर भी लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र की परंपराओं में विश्वास नहीं है। गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया है भाइयों बहनों। हमने एक 5F फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हर एक को काम आने की पूरी संभावना है। हमारी 5F फॉर्मूला है। हम कहते हैं जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं, अगर उनकी भलाई करनी है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हिंदुस्तान के किसान को अगर ताकतवर बनाना है, तो उसका श्रेष्ठ उपाय यह है, हम कहते हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये मेरी 5F फॉर्मूला है। जहां कॉटन पैदा होता है वहीं पर धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बने, और जहां रेडीमेड गारमेंट बने वहीं से दुनिया के बाजार में बिके हमारा कॉटन पैदा करने वाला किसान सुखी हो जाएगा। कौन कहता है समस्याओं का समाधान नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, उनको समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। आप देखिए, यहां हमारा किसान मक्के ज्वार की खेती करता है। मिक्के जोड़ा है, मेज, हम हिंदी में उसको मक्का बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं मक्के की रोटी। ये हमारी बंजारा बहन मक्का बोलती है। हमारे बंजारा लोग हैं ना, उनका हमारा पारिवारिक संबंध है।
आज भी बंजारा के घर में जाओगे तो बहुत सारे शब्द आपको गुजराती सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे गुजराती शब्द बंजारा परिवार में आज भी बोले जाते हैं। गुजरात से उन बंजारा, पूरा देश में जितने भी बंजारा है उनका गुजरात से विशेष नाता है, और इसलिए मेरा भी आप लोगों से नाता है। भाइयों बहनों, ये मक्के, आज सारी दुनिया में रिसर्च हुआ है, शुगर के प्रोडक्शन में आज मक्के का बहुत उपयोग हो सकता है। हमारे देश को कभी शुगर इंपोर्ट ना करनी पड़े, ये स्थिति है। वैल्यू एडिशन कैसे हो, मूल्य वृद्धि कैसे हो, उस दिशा में हम जब तक रिसर्च नहीं करते, योजना नहीं करते, हमारे किसानों को बचा नहीं सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको मूल्य वृद्धि मिलनी चाहिए। अगर हमारा किसान उत्पादन करेगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिले, हालत क्या बनती है। आपके कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरा एक किसान भाई आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाता है, और केंद्र से आकर के नेताओं को किसानों के लिए बोलने के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है, संवेदना का एक शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, एक किसान का भला नहीं कर सकते। अभी येडियुरप्पा जी कह रहे थे नदियों को जोड़ने की बात। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, हम नदियों को जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, नदियों को जोड़ने से हर एक का भला होता है। जहां बाढ़ आती है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं, और जहां सूखा पड़ता है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पानी का सही उपयोग पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा बना सकता है। नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान जमकर निशाना साधा। विधायक गोपाल शेट्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। गोपाल जी, स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जिस तरह रैली को संबोधित किया और तमाम मुद्दे यहां पर उन्होंने उठाए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अब वापस जिस तरीके से जनाधार खोया था कर्नाटक के अंदर बीजेपी का, जब येदियुरप्पा चले गए थे बीजेपी से, वो बाहर हो गए थे, ऐसे में अब दोबारा उनके आने से क्या पार्टी को मजबूती मिलेगी, और क्या नरेंद्र मोदी और येदियुरप्पा एक साथ मंच पर दिखाई दिए हैं, इस गठजोड़ से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, एक तो येदियुरप्पा जी के आने से बीजेपी को मजबूती प्राप्त होगी, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि मोदी जी का लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रहा है पूरे देश में, तो कर्नाटक भी उसमें शामिल है, इसलिए दुगना फायदा हमको हो रहा है। तीसरी बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ऐसा कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया जिससे कर्नाटक की जनता कांग्रेस शासन से संतुष्ट है। इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बहुत भारी सफलता प्राप्त होने वाली है। चलिए, गोपाल जी, नरेंद्र मोदी जाहिर है जहां भी जाते हैं चुनावी रैली होती है, बीजेपी की तो उसमें केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर उठता है। ऐसे में आज भी उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, गरीबी का मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है, बल्कि कर्नाटक में येदियुरप्पा भ्रष्टाचार में किस तरीके से शामिल थे और एक बार फिर से उन्हें बीजेपी का हाथ थामने का मौका दे दिया गया। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी अपना स्टैंड साफ करती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो लोग बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, और वो कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधते हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि येदियुरप्पा जी के बारे में कोई भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ नहीं है, मुद्दा नंबर 1। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता का तगाजा को ध्यान में रखते हुए उन पर आरोप लगे तो उनको राजीनामा देने के लिए कहा गया था। ये बात को किसी ने भूलना नहीं चाहिए। येदियुरप्पा जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगे, आरोप लगने के बाद में तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया
इतना ही है, इतना ही है। येदियुरप्पा जी के ऊपर जो प्लॉट उनके घर के मतलब सुपुत्र को उन्होंने दिया था, तो कर्नाटक में मौजूदा जो रूल्स है वो रूल्स के मुताबिक ही दिया। पहले के लोगों ने भी काफी लोगों को इस प्रकार के जमीन का बंटवारा किया था, उसी के आधार पर येदियुरप्पा ने भी किया था। गोपाल जी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता ये थी कि भाई आरोप लगते ही हमने कहा कि भाई जैसा हम कांग्रेस के ऊपर मांगते थे राजीनामा देना चाहिए, तो वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। ठीक है गोपाल जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सचिन सावंत भी जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। सचिन जी, नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में हुई चुनावी रैली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, क्या कहना है? मैं तो बोलता हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिस तरह से जो आरोप करना चाह रहे हैं, भाजपा में क्या परिस्थिति है इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इस बारे में बोलने का उनको नैतिक कोई हक ही नहीं बनता है। जहां तक खुद के मंत्रिमंडल की बात है, वहां बाबू बोकारिया जैसे 4 साल उनके ऊपर जो उनको सजा हुई है, वो क्या कर रहे हैं वहां उनके मंत्रिमंडल में? उनको वो दिखाई नहीं देता। पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी जो वो कन्विक्टेड वहाँ ये है, उसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, 400 करोड़ के भ्रष्टाचार में उनको ये सजा हुई है। उनको अगर वो मंत्रिमंडल में रखते तो किस हक से वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग, उन्होंने कदम कुछ उठाए हैं। बंगारू लक्ष्मण के बारे में कहा जाए तो बंगारू लक्ष्मण को भी सजा हो चुकी थी, आज उनके स्टेज पे क्यों दिखाई देते हैं? अगर सजाए याफ्ता हो गए हैं तो उनको निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन अब उनके स्टेज पे दिखाई देते हैं। येदियुरप्पा के बारे में अगर देखा जाए, संचित जी के बारे में देखा जाए, ये अभी भी अगर गडकरी के बारे में देखा जाए, कुर्सी के घोटाले में जो लोग हैं, तो इनको कोई नैतिक हक नहीं बनता इसके बारे में बात करने का। और जिस तरह से गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गरीबी रेखा में अगर देखा जाए तो सही मायने में परिवर्तन और लोगों को गरीबों से बाहर निकालने का काम यूपीए सरकार ने किया है। इनकी जो नीतियां थी गरीबों के खिलाफ थी, किसानों के खिलाफ थी। जिस तरह किसानों के बारे में आज बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यूपीए के कार्यकाल में बढ़ी, दुगने से ज्यादा हो गई। इनके कार्यकाल में 5% भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। और क्योंकि किसानों के बारे में इनकी भूमिका ये हमेशा ही गलत तरीके से वो देखा गया है उन्होंने। जहां तक इनके व्यापारियों के बारे में इनकी भूमिका हमेशा रही है, जिसके बारे में कैग ने इनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स भी डाले हुए हैं। सचिन जी बने रहिए आप। हम गोपाल शेट्टी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने तमाम नाम गिनाए, बंगारू लक्ष्मण का नाम गिनाया, आपने येदियुरप्पा का नाम गिनाया, क्या कहेंगे गोपाल जी? ये तमाम नाम जो गिनाए हैं सचिन सावंत जी ने, उनका कहना ये है कि आरोप उन पर साबित भी हो गए, लेकिन तब भी वो एक मंच पर दिखाई देते हैं। ऐसे में भाजपा का कोई नैतिक आधार बनता नहीं है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जाए। देखिए, येदियुरप्पा जी के बारे में मैंने खुलासा कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बारे में, लेकिन हमारे मित्र सचिन सावंत जी गुजरात चले गए। गुजरात में अगर ऐसे कोई भ्रष्टाचारी है तो गुजरात के कांग्रेस सरकार बिकी हुई है ऐसा मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो तो कोई आंदोलन करते नहीं, कोई नेशनल लेवल पे भी बात नहीं करते। इस प्रकार का कभी टीवी पे आते हैं तो ये 2-4 बात वो गिना देते हैं। बात रही बंगारू लक्ष्मण जी का, तो सब दुनिया जानती है कि 1 लाख रुपए का तेजपाल जी ने जिस प्रकार का एक स्टिंग ऑपरेशन करके उनको फंसाया। निश्चित कोर्ट ने उनको सजा दी, लेकिन भगवान ऊपर बैठे हैं, वो अभी नतीजा भोग रहे। तरुण तेजपाल जी अभी भोग रहे हैं और आने वाले दिनों में और भोगेंगे, क्योंकि कोर्ट में आप किसी भी प्रकार का झूठा किसी को फंसाकर इस प्रकार के षड्यंत्र भी फंसा सकते हो, लेकिन भगवान की अदालत में तो न्याय होता ही है। तरुण तेजपाल जी अंदर गए हैं। अभी ये सचिन सावंत जी को गोपाल जी, हम आज के मुद्दे की बात करते हैं। उनके सारे बातों का मुझे जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के लोगों को आजादी के 68 साल के बाद में ये पता चला कि गरीब लोगों को भूख भी लगता है, इसलिए वो इन दिनों में 1 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं, 3 रुपए में शक्कर बांट रहे हैं। ये आम आदमी के लोगों की बात करते हैं। आजादी के 68 साल के बाद में इनको पता चला गरीब आदमी को भूख भी लगता है करके। ये सब चुनावी स्टंट है, चुनावी दोगलापन है। ये भारत देश के लोग, जनता देश के लोग इनको 2014 में इनकी जगह पूरा दिखा देंगे। कांग्रेस को मुंह दिखाने के लिए भी जगह रहेगा नहीं। इस प्रकार की स्थिति आने वाले लोकसभा में देखने को मिलेगा, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। सचिन जी से हम ये पूछना चाहेंगे, सचिन जी, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने ये भी कहा कि पहले कांग्रेस सरकार धूल झोंकती थी, अब आंखों में मिर्ची झोंकती है, तमाम जुमले जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक तक आते हैं, वो रैली करते हैं, लेकिन पड़ोस का ही राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पर तेलंगाना का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ था,
वहां पर लोगों से जो पीड़ित हैं उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाते हैं, तो ये विरोधाभास कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। ये भी कहना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पीड़ित क्या है। आज हम लोगों ने जो वचन दिया था तेलंगाना की जनता को और आंध्र प्रदेश की जनता को, वो हमने पूरा किया। आज तेलंगाना का आज विभाजित हो गया है, तेलंगाना और सीमांध्र तैयार हो गए हैं। इसके बारे में हम लोगों ने फाइनल टचअप दे दिया है। जहां तक गोपाल जी बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ वहां से कि मैंने दो जवाब उनसे चाहे थे कि बाबू बोकारे और पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी इनके मंत्रिमंडल में, खुद के मंत्रिमंडल में है, जिनको सजाएं हुई है, और अगर उनको सजाएं होने के बाद अगर रखते हैं तो कौन से हक से आप करप्शन के बारे में बात करते हैं? जहां तक गरीबी की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में फूड सिक्योरिटी बिल आपने क्यों रखा, उसके बारे में इनको बताना चाहिए। और जहां तक देश के बारे में इनको जानकारी नहीं, क्योंकि देश के ना स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग शरीक हुए थे, ना देश के कोई भी विकास के बारे में इन्होंने कभी बात की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश की शुरुआत वहां से हुई थी जब अनाज हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था। हम लोगों को 71-72 तक रशिया या अमेरिका के इनके ऊपर चलना पड़ता, मर्जी के ऊपर चलना पड़ता था। आज देश का उत्पादन जो है, धान का उत्पादन जो है, ये सबसे विश्व में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्पादित गेहूं करने वाला अगर कोई देश है तो भारत देश है। चावल के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कोई है तो भारत देश है। ये हमारी नीतियों की वजह से हुआ। इनको नीतियां ही मालूम नहीं है। ये सिर्फ टीका करना या आलोचना करना, यही इनका धंधा है। जहां तक नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं हर एक मुद्दे के ऊपर, गुजरात 12वें राज्य क्रमांक का राज्य क्यों है विकास के बारे में, इनको इनके बारे में बताना चाहिए। आज इतने साल से आपने नेतृत्व किया और गुजरात आज तक विकसित राज्य हुआ नहीं है। 12वें क्रमांक का राज्य, बहुत 11 राज्य उनके गुजरात से आगे हैं। तो ये मेरी समझ से इनके पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है इनके बारे में, प्लान नहीं है। गोपाल जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से किसानों का मुद्दा उठाया नरेंद्र मोदी ने, उस पर सचिन सावंत जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा देश में खाद्यान्न होता है और बीजेपी को नीतियां ही नहीं पता है किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में क्या नीतियां हैं। हमको नीतियां पता नहीं, इसलिए तो हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। और मध्य प्रदेश में किसान विकास दर आज 15 के ऊपर है, और महाराष्ट्र में कितना है जरा सचिन सावंत जी से पूछिए ना, एक ही बात का जवाब पूछिए उनसे। हमको विकास नहीं मालूम है ना, हमको खेती मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। इनको खेती मालूम है इसलिए मेहनत नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में किसान का विकास दर क्या है वो उनको पूछिए महाराष्ट्र का। सचिन जी, गोपाल जी, पहले तो एक तो महाराष्ट्र में इतने साल रहकर महाराष्ट्र की भूमि के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, इसका मुझे आश्चर्य होता है। महाराष्ट्र ये दुष्काल पीड़ित राज्य है, दुष्काल पीड़ित अवर्षण केंद्र इसमें है। 2-2 साल इधर दुष्काल होता है। यहाँ की पानी की समस्या और मध्य प्रदेश और गुजरात में जो पानी की अवेलेबिलिटी, ये जानकारी रखी है। आप महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करते हैं, आज विधायक है और महाराष्ट्र के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं, मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है इसके बारे में कहना। फिर उससे भी ज्यादा मैं अगर तवज्जो देना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश बहुत ही कृषि प्रधान अगर है तो उससे ज्यादा आगे बिहार राज्य जैसा है, उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। तो मैं ये समझता हूँ आपको कोई नीतियां मालूम नहीं, इसके बारे में आपने सही कहा, आपको कोई नीति नहीं मालूम है। लेकिन दूसरी चीज मुझे आज बहुत ही एक अच्छा जो आज मिला है कि आपने कहा कि कोर्ट ने अगर कन्विट किया तो उससे आगे भगवान है। तो अभी भगवान के सामने हम लोग कोर्ट लगाएंगे या मंदिर वगैरह में कोर्ट लगा के, अभी वो जो पुराने जमाने में जो एक लेते थे, कौल देते थे या ये सिक्का लगा के देखते थे, वो ऐसा करना चाहिए। यही तो भूमिका आपकी है, यही तो सोच है आप लोगों की। तो हम तो भगवान को मानते हैं ना, आप तो आतंकवादियों को मानते हैं। अरे बाप रे बाप, अभी आतंकवादी कहाँ से आ गए इसमें? आप लोग आतंकवादी कहाँ से आ गए? आतंकवादी तो छोड़ने का काम आपके जसवंत सिंह ने कर दिया काबुल में जाके। बोलते हो ना कि भगवान को नहीं मानने का। नहीं, आप आतंकवादियों को छोड़ने का काम आप करते हो, वहाँ जाके काबुल में जाके बाकायदा बिठा के जसवंत सिंह जी ने अपने बाजू में बैठा के उनको छोड़ा है, और आप बोलोगे कुछ भी। देखिए, आपको अगर डिबेट में मुद्दे नहीं आते हैं तो आपके पास मुद्दे नहीं है, तो भाजपा की अवस्था यही हुई है। इसीलिए पत्रकारों के सामने जाके बात करना नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको वैसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब उनके पास नहीं है। सचिन जी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी मेरा जवाब महिला सुनिए। सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। मेरा जवाब, जो कि इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। मेरा जवाब बात कर रही है, उनको बोल दीजिए। महिलाओं के सुरक्षा के बारे में अगर बात कर रही है तो मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में अगर देखा जाए तो रेप की संख्या क्यों बढ़ रही है? देश में सबसे बड़ा जिस रेप प्रवण राज्य अगर कोई होगा
जिसमें 300 रेप, एक गैंग रेप हुए एक साल में, जिसमें 5 साल में 24,000 से ज्यादा रेप हुए हैं, ऐसा मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा, जिसके ऊपर उसको ये देना पड़ेगा, इसको पुरस्कार देना पड़ेगा। ऐसा मध्य प्रदेश राज्य, ऐसा सुशासन वहाँ है कि 24,000 से ज्यादा रेप वहाँ होते हैं, और वो नरेंद्र मोदी हमें कहते हैं कि देश में कानूनी सुरक्षा या सुरक्षा हम महिलाओं को प्रदान नहीं कर पाते। तो क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार, क्या कर रहे हैं गुजरात की सरकार? क्यों रेप में बढ़ोतरी गुजरात में हुई है? क्यों एनसीआरबी का डेटा कहता है कि वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? तो ये तो दलितों के ऊपर प्रति अत्याचार बहुत ज्यादा गुजरात में क्यों हो रहे हैं? जवाब सुनिए ना जी। देखिए, सचिन सावंत जी ने कहा कि गुजरात में पानी ज्यादा है। मैं मानता हूं ना, गुजरात में पानी ज्यादा है इसलिए तो वहां पर खेतीबाड़ी अच्छी होती है। महाराष्ट्र में पानी नहीं है क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने खा गए सिंचन के, एक भी स्कीम इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र में दुष्काल पड़ रहा है। ये सचिन सावंत जी को पता नहीं है खेती करने वाले लोगों को, और वो बातें खाली फिगर। नहीं, आपके यहाँ का नर्मदा का प्रोजेक्ट गए 25 साल से चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। वहां तक आज तक वो नहीं हो पाया। और जो गुजरात में जो बता रहे हैं कि कृषि का ये जो दर है वो 10% है, वो भी बोगस है। 4% से ज्यादा आपका वो दर बढ़ा नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। आपके पास रिसोर्सेस होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए हो। आज नरेंद्र मोदी जैसे फेल्यूर मुख्यमंत्री देश को बताना चाह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री होकर देश का भला करूंगा। इससे बड़ा दुर्दैव और अफसोस कोई नहीं हो सकता राजनीति में, क्योंकि यही आपकी नीतियां रही है बताने की कि बहुत ज्यादा हम कुछ कर चुके हैं, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो उसमें कुछ भी नहीं होता। सही है, बहुत सही बता रहे हो आप। इसीलिए तो 3 बार वो चुनकर आ रहे हैं, लोग बढ़ रही है। और हिंदू का संबंध अगर आप रखोगे, उससे राजनीति करोगे, मियां मुशर्रफ करोगे, वहाँ सर क्रिक का मुद्दा निकालोगे राजनीति में, सोनिया गांधी का 80 करोड़ के लोगों को गुमराह करोगे, उससे कहोगे गुजरात का विकास अगर किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप राजनीति में ऐसे छिचोरेपन करके आप सत्ता में आ सकते हो, लेकिन विकास के बारे में अगर बात करोगे तो आपका नंबर जो है 12वां नंबर है। आप 14वें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हो, 16वें नंबर पे शिक्षा क्षेत्र में आते हो, हेल्थ में आप 18वें नंबर पे आते हो। और इसका मतलब है 17 राज्यों में आपसे ज्यादा प्रगति हेल्थ के बारे में हुई है, 15 राज्यों में आपसे ज्यादा प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में हुई है, 13 राज्यों में आपसे ज्यादा प्रगति जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है। और देश को आप बताना चाहते हो कि हमने बहुत बड़ा विकास किया, कौन से किस मुंह से आप बताओगे? मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक बार गुमराह कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर नहीं क्या कहते हैं। अभी सुनिए तो सही। मैं आपको इतना एक छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा। अगर इतना सारा होने के बाद में भी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोग सुखी है, तो मैं सचिन सावंत जी से निवेदन करूंगा कि देश हित के लिए आप 5 साल गपचुप बैठिए, नरेंद्र मोदी जी को राज करने दीजिए, देश के लोगों को सुखी होने दो। आप अपने आंकड़ों के साथ में अपने घर में बैठकर सुखी समाधान हो जाइए। ताकि कोर्ट को भी ये फैसला करना पड़े कि यहाँ कोर्ट यहाँ नहीं चल सकता, लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र में जाके आपको कोर्ट की केसेस चलवाइए, आप वहाँ नहीं तो भगवान के पास जाके कोर्ट में केसेस चलवाइए। यहाँ कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, इनके राज्य में इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस खराब होगी। ये सभी चालते हैं हम लोग, किस तरह का राज्य वहाँ है। महिलाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो महिलाओं के पीछे पूरी ATS लगा देते हैं, ये पूरी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसके निगरानी करने के लिए लगा देते हैं। कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र से लेके गुजरात में लड़कियों के पीछे आप पूरी पुलिस फोर्स लगा रहे हो, क्या कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसका फोन ट्रैप कर रहे हो। और ये इस मानसिकता, इस विकृत मानसिकता से अगर बढ़कर आप देश का विकास करने की बात करोगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, लोग की भलेबाजी जानते हैं। गोपाल जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सचिन सावंत जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो गलत सलत सब आंकड़े, गलत सलत सब तर्क देते हैं। उनके पास चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता है, वो हालत आज सचिन सावंत जी की हुई है। गोपाल जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जो खोया हुआ जनाधार है दक्षिण के राज्य में वापस आएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और जब येदियुरप्पा की वापसी हो गई, ये माना जाता है कि बड़ा जो लिंगायत समुदाय है उसमें येदियुरप्पा की अच्छी पैठ है, ऐसे में जब दोनों साथ में हैं तो भाजपा को वो वापस अपना जनाधार मिलेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इनसिक्योर हो रही है इसे लेकर। हेलो जी गोपाल जी। जी हाँ, कांग्रेस इनसिक्योर हो रही है तो सचिन सावंत जी के स्टेटमेंट्स पर से पता चलता है ना, वो कितने बौखला गए। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं, सही प्रश्न का सही उत्तर ही नहीं, इसलिए वो दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं। बौखला गए हो। जनाधार मोदी जी के पीछे देखकर कांग्रेस हताश हो गई है।
यानी अब आने वाले दिनों में हताशा और बढ़ती जाएगी। जी, यानी ये जो हताशा थी ये इस कदर थी कि जिस तरीके से वो सवालों के जवाब दे रहे थे और कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन बीजेपी क्या उम्मीद करती है अब इस गठजोड़ जो सामने आया है, येदियुरप्पा और नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जिस तरह से एक मंच पर दिखाई दिए हैं और तमाम मुद्दे उन्होंने वहां पर उठाए, किसानों का बड़ा मुद्दा है कर्नाटक के अंदर, ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी सफल साबित हो सकते हैं, बीजेपी सफल साबित होगी कि वापस वो जो उसका खोया हुआ जनाधार है वो वापस पाया जा सके? 100% जनाधार वापस प्राप्त होगा, पहले से भी बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, गत बार जितने लोकसभा के सीट आए थे उससे भी 2 सीट ज्यादा आने की संभावना अभी बनी है और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। इसलिए कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, कांग्रेस के लोग हताश हो गए हैं। इनके पास कोई सही सवाल का सही उत्तर नहीं है। सही सवाल को बाजी में रख के दूसरी जगह पर आपने कर्नाटक का सवाल पूछा, वो चले गए गुजरात और मध्य प्रदेश में। यानी जिसके पास उत्तर नहीं होता है वो ऐसा ही करता है। इसलिए सचिन सावंत जी को मैं पहली बार देखा इतने हताश मुद्रा में। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी से विधायक गोपाल शेट्टी हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज निशाना साधा है कांग्रेस सरकार पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की जो बुरी स्थिति है कर्नाटक के अंदर उसका मुद्दा हो, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि दक्षिण में दंगल में जो मचा हुआ है उसमें आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या फ्रॉड में फंसा है